फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज कर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्लास 6 की जो एसएसटी की जो बुक है उस बुक के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे थे। और आपका जो हमारा जो टॉपिक है, हम टॉपिक बात कर रहे थे जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जितने भी गुफाएं हैं, जो अजंता की गुफाएं, उनकी हम चर्चा कर रहे थे। हम यूँ कह सकते हैं कि आपका जो 22वां जो लेसन है हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसका हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है और दूसरा वीडियो आज हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे, आज स्टार्ट करते हैं अशोक का जो स्तंभ है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मौर्य काल से रिलेटेड जो महात्मा जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है और अशोक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। वैसे मोस्टली हम अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्तंभ की बात करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो स्वीकारा गया था अशोक स्तंभ। ठीक है, इस स्तंभ के सिर पर चार जो शेर चारों दिशाओं की ओर मुँह किए हुए बैठे हैं, तो आपने देखा होगा दोस्तों। ठीक है, जो राष्ट्र की शक्ति और शौर्य के प्रतीक है, और जो चारों सिंह है दोस्तों, हमारी जो राष्ट्र की शक्ति और जो शौर्य और वीरता के रूप में उसके जाना जाता है। इसके नीचे गोलाकार चौकी है दोस्तों, और उस पर उभायदार चक्र और बैल, घोड़ा, शेर, हाथी की भी आकृतियां निर्मित है दोस्तों। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, जो आपका जो अशोक चित्र, अशोक स्तंभ है, उसके नीचे जो कौन कौन से जानवर यानी कि जानवरों की आकृति है ना, तो आपको बताना बैल है, घोड़ा है, शेर है और हाथी है दोस्तों। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा, कुषाण काल में इसमें सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप की मूर्ति बनी है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि अगर यथार्थ मूर्ति की अगर बात करें, यानी कि जो महात्मा बुद्ध है उसकी बात करें, तो जो कुषाण काल था दोस्तों, उस कुषाण काल में दोस्तों महात्मा बुद्ध की मानव रूप में मूर्ति बनाई गई, जो भारतीय कला के को इस युग में सर्वोत्तम देन है। और इस युग की सबसे सर्वोत्तम देन है दोस्तों कुषाण काल में महात्मा बुद्ध की मूर्ति। ठीक है, सॉरी, इस काल की कला को गांधार और मथुरा मुख्य केंद्र माना, यानी कि इस काल में जो गांधार कला है, मूर्ति कला की जो शैली है, गांधार और मथुरा मुख्य केंद्र थे दोस्तों। गांधार व मथुरा में बौद्ध तथा हिंदू देवी देवताओं, जैन तीर्थों, शिव के दो रूप तथा एक लिंग व दूसरा मानव रूप में साक्षात कृष्ण, बलराम, कार्तिकेय, इंद्र, सूर्य, लक्ष्मी, सरस्वती, यक्ष, यक्षिणी की मूर्तियां भी बनी हुई है दोस्तों इस काल में। ठीक है, किसमें? कुषाण काल में। गुप्त काल में दोस्तों चित्रकला, मूर्तिकला, मंदिर निर्माण कला के अनेक प्रमाणित जो शास्त्रों की रचना मिलती है दोस्तों। और गुप्त काल में आपको पता है स्थापत्य कला, साहित्य कला, मूर्ति कला, ठीक है, मंदिर निर्माण की कला, इन सभी के दोस्तों ये अग्रणी रहा है दोस्तों ये काल। इसीलिए दोस्तों भारतीय में इसको गोल्डन एज के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों जो आपका पता होना चाहिए कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर दोस्तों पंचायतन शैली में बना हुआ और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मंदिर है दोस्तों, विष्णु भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा, इस काल में तीन प्रमुख धर्म यानी कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की मूर्तियां बनी है दोस्तों इस काल में। किस काल में? कुषाण काल में, यानी सॉरी गुप्त काल में, यानी कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करेंगे जो गुप्त काल है। गुप्त काल के अंदर जो साहित्य की अगर हम चर्चा करें तो साहित्य की देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा, कहानी, काव्य आदि को साहित्य में गिने जाते हैं। जो आपकी कहानी है, काव्य है आदि, इन सबको हम किस में काउंट करते हैं? साहित्य में काउंट करते हैं। ठीक है, और वैदिक साहित्य को पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि इसे बोला और सुना जाता था, और इसी रूप में कई पीढ़ी से हस्तांतरित किया गया। ठीक है, वैदिक साहित्य को सही उच्चारण के साथ अगली पीढ़ी को संप्रेषित किया गया था दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि रामायण और महाभारत जो ये दो बड़े महाकाव्य थे दोस्तों, इनकी रचना भी दोस्तों किस में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो दोस्तों गुप्त काल को भारतीय इतिहास का हम यूँ कह सकते हैं गोल्डन एज, यानी कि स्वर्णकाल हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो रामायण है किसके द्वारा लिखी गई थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। महाभारत है महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक आपको बात होना चाहिए कि एक संगम साहित्य क्या होता है? वैसे हम यूँ कह सकते हैं कि दक्षिण के मदुरई आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु के अंदर है। मदुरई शहर में तमिल भाषा में साहित्य को संगमित किया गया था। ठीक है, संगमित यानी कि संगमित
सॉरी संगम साहित्य के रूप में कहा जाता है दोस्तों, सॉरी। तो ये संगम साहित्य क्या है, यानी कि जो दक्षिण भारत का जो साहित्य था तो तमिल भाषा में उसको संगम साहित्य कहा गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, संस्कृत में गुप्त काल में कवि, आपको पता है कालिदास ने अनेक काव्य भी लिखे थे दोस्तों। उसमें आपको पता होना चाहिए कि जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत है, ऋतु संहार है और कुमार संभव है ना। ये काव्य नाटक वगैरह लिखे गए थे दोस्तों। और कहा जाता है कि इनकी जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो संस्कृत भाषा भी थी और प्राकृत भाषा भी थी, ठीक है। तो इसी काल में, किस काल में, गुप्त काल में इनका निर्माण हुआ है, ठीक है, यानी कि इसकी रचना हुई है, ठीक है। अब देखिएगा, प्राचीन काल में प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाओं की हम चर्चा करते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी 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 मोस्ट, ओके। तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो देखिएगा, पहले हम देखते हैं कि गुप्त काल के अंदर भरत भरत ने नाट्य शास्त्र एक किताब लिखी। इसके बाद में विष्णु गुप्त ने पंचतंत्र लिखा। कालिदास की अनेक रचनाएं आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव है, विक्रमोर्वशी है, ये सभी की सभी इसी के द्वारा लिखी गई थी। इसके साथ ही दोस्तों मृच्छकटिकम जो किताब है शूद्रक के द्वारा, अमरकोश अमर सिंह के द्वारा, और रत्नावली नागेंद्र प्रियदर्शी का जो सम्राट हर्ष है दोस्तों उनके द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित्र बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों तमिल भाषा में भी कुछ किताबें लिखी गई थी। इसको हम कह सकते हैं इलोंगरे आदिगल, यानी कि शिल्पादिकरम के द्वारा ये लिखी गई थी। एक है दोस्तों, यह जो एक है जो शीतले सतनार, ये मणिभेकलई किताब लिखी थी, किसके द्वारा, शीतले सतनार के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सॉरी, बात करते हैं आगे की। देखिए दोस्तों, जो आयुर्वेद का ग्रंथ है चरक, यानी कि चरक ने जो चरक संहिता नामक एक किताब लिखी थी, तो उस समय का दोस्तों एक महान ये चिकित्सक था दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा खगोल शास्त्र से रिलेटेड है, ज्योतिष से रिलेटेड है ना, उनसे रिलेटेड भी कुछ ग्रंथ लिखे गए थे दोस्तों, उनकी हम बात करते हैं। देखिएगा, इसमें बात करते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम नामक एक किताब लिखी गई थी, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। यानी कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने यह बताया गया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो सबसे पहले हम यूँ कह सकते हैं कि आर्यभट्ट ने ही बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है और ये पृथ्वी गोल है, और ये पृथ्वी गोल होने के साथ साथ अपने जो खुद है ना, जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। तो ये अपनी धुरी पर, जिसको हम कह सकते हैं घूर्णन गति, जिसको हम कह सकते हैं परिभ्रमण गति, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं दैनिक गति। तो ये बात बताने वाला कौन था दोस्तों, आर्यभट्ट था, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले आर्यभट्टियम में बताया गया है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, ठीक है। और जब ये घूमती है तो इसका मतलब ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो आपको पता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण भी दोस्तों इसी के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों, जो सम्राट अशोक है, अशोक के जो शिलालेख हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पुटअप होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ी सी खराब है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। देखिएगा, अशोक भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो जो सम्राट अशोक है, ये भारतीय इतिहास का पहला शासक था दोस्तों, अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए दोस्तों, यानी कि जो अभिलेख लिखवाए थे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो इसके अभिलेख थे दोस्तों, उनकी लिपि और उनकी जो भाषा है अभिलेखों की, तो दोस्तों लिपि, मैंने कहा क्या होता है लिपि, लिपि यानी कि लिखने का तरीका, ठीक है, लिखने का तरीका लिपि होती है। तो अशोक की जो अभिलेख लिखे गए थे दोस्तों, वो कौन सी लिपि में, कौन सी भाषा में, देखिएगा भाषा तो दोस्तों प्राकृत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो अशोक के द्वारा जितने भी अभिलेख लिखे वो कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। और दोस्तों लिखने की जो लिपि है वैसे ब्राह्मी लिपि, अधिकांश तो ब्राह्मी में लिखा है, वैसे खरोष्टी है, अरेमाइक है ना, ये अरेमाइक है। वैसे ये 3-4 जो लिपि थी उनमें लिखा गया था। जैसे हम कह सकते हैं कि अशोक, सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख हमारे भारत में मिले हैं, अधिकांशतः वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और जो पाकिस्तान में मिले हैं दोस्तों, जो वो मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में। और अफगानिस्तान में जैसे
सुरतगुई है ना, ये सारे के सारे कहाँ पे, कौन सी भाषा में, वो अरेमाइक लिपि के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये अधिकांश कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, वो ब्राह्मी लिपि में। और भाषा कौन सी दोस्तों, उनकी प्राकृत भाषा थी। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे की। देखिएगा, देखिए दोस्तों, जो मैंने कहा अभी, इसके अलावा कौन सी, किसके अलावा, ब्राह्मी लिपि के अलावा सम जो अशोक के जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी में लिखे गए हैं। और जो आपकी यूनानी और अरेमैक लिपि में भी लिखे गए हैं। वैसे हम कह सकते हैं सुविधा की दृष्टि से अशोक के अभिलेखों को दो भागों में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। यानी कि एक तो जो बड़े समूह के अभिलेख होते थे उनको, और एक छोटे समूह के अभिलेख होते थे, है ना। बड़े को वृहत वृहत शिलालेख हम कह सकते हैं, और इससे छोटे को जो लघु शिलालेख के कह सकते हैं। यानी कि ये 7 प्रकार के थे। ठीक है, देखते हैं आगे। बड़े समूह के अभिलेखों से अशोक की राजकीय नीति का हमें प्रकाश पड़ता है दोस्तों। और छोटे समूह के अभिलेखों से अशोक के व्यक्तिगत, यानी कि खुद के बारे में, धर्म और व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो बड़े जो शिलालेख थे उसके अंदर जो राजकीय नीति के बारे में, यानी कि अपनी प्रजा को, अपने प्रशासन को चलाने के लिए सरकार, जो सम्राट अशोक है उसने कौन कौन सी नीति का अनुसरण किया, उसके बारे में तो हमें बड़े शिलालेखों से मिलता पता। और वैसे छोटे अभिलेखों से पता ये चलता है कि एक तो व्यक्तिगत के बारे में, यानी कि व्यक्तिगत धर्म, उसका धर्म कौन सा था, और व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रकाश डाला गया था किसके अंदर, छोटे अभिलेखों से। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रथम जो शिलालेख है, उस प्रथम शिलालेख में आपको पता होना चाहिए कि सम्राट अशोक ने पशु हत्या पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया था। 13वें शिलालेख से ये पता चलता है कि जो वृहत शिलालेख है 13वां, जिसमें आपको पता है 261 ईस्वी में, यानी कि 261 ईस्वी के अंदर दोस्तों सम्राट अशोक के द्वारा जो कलिंग का युद्ध किया गया था, तो उस युद्ध की, कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों याद रखना है, पहले शिलालेख में तो बताया गया कि पशु बलि, यानी कि पशुओं की हत्या या पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया था। और 13वें शिलालेख में हमें सम्राट अशोक के किसके बारे में मिलती, पता चलता है, किसके बारे में, कलिंग के बारे में पता चलता है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, जो अशोक है उसी प्रकार अशोक के 7 स्तंभ लेखों से अशोक की धार्मिक नीति के साथ साथ उसके प्रशासन पर भी प्रकाश पड़ता है दोस्तों। अशोक के लघु शिलालेख को यथा भाब्रू, यानी कि लघु शिलालेख है कौन सा, भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत धर्म की जानकारी मिलती है। ये बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है दोस्तों, उस त्रिरत्न के बारे में भी हमें इसमें बात बताई गई है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, और बात करते हैं। भाबरू का जो शिलालेख है, वो भाबरू का शिलालेख आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मिला है, हमारे जयपुर के अंदर दोस्तों। भाबरू गांव है बेराट में, तो वहाँ पर इसकी बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों गुप्तकालीन सिक्कों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, गुप्तकालीन सिक्के हैं, देखिएगा समुद्रगुप्त काल में 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए गए थे दोस्तों। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 प्रकार के सिक्के चलाने वाला कौन था, समुद्रगुप्त दोस्तों। जैसे हम कह सकते हैं पताका, धनुर्धर है, युद्ध हथियार, चीता, वीणा वादन, अश्वमेध यज्ञ करने वाला था दोस्तों समुद्रगुप्त, है ना। और वीणा वादक प्रकार के समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए बताया गया है, यानी कि संगीत का बिल्कुल शौकीन भी था दोस्तों समुद्रगुप्त। ठीक है, तो वीणा वादन प्रकार में समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए बताया गया है। यानी कि एक सिक्के पर चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रमुख मुद्राओं में धनुर्धर है, छत्र प्रकार के सिक्के महत्वपूर्ण है। हाथी सवार प्रकार का सिक्का कुमार गुप्त ने चलाया था। ठीक है, और पल्लवों द्वारा निर्मित रथ मंदिर की बात कर लेते हैं। तो पल्लव राजवंश ये भारत प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था दोस्तों। ठीक है, पल्लव, चोल, चेल, पांड्य वगैरह ना, ये तो पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिणी भारत का एक राजवंश था। पल्लव वंश की वास्तुकला की ही दक्षिण की द्रविड़ शैली का आधार बनी। कांचीपुरम, मामल्लपुरम पल्लवों के 2 अच्छे शहर अपने स्थापत्य के लिए वे प्रसिद्ध थे दोस्तों उस समय। और पल्लव स्थापत्य कला विकसित की जिसे द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के तौर पर देखा गया। ये मंदिरों का निर्माण चट्टानों को काटकर बनाए गए थे दोस्तों, जिसमें कैलाशनाथ मंदिर है, और मामल शैली के रथ 7 पेगोड़ा का प्रमुख मंदिर है। इसके साथ ही दोस्तों जो पांडवों के नाम से निर्मित रथ मंदिरों, जो पंच रथ या पंच पांडव व्रत के नाम से भी उनको जाना जाता है, जो बौद्ध भिक्षु, बौद्ध संत थे, और प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा करने वाले का रास्ता था दोस्तों। ये था इसके बारे में। थोड़ा सा हम
कालखंड के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं दोस्तों। और ये कालखंड क्या क्या है देखिएगा, कालखंड और उसकी विशेषताएं। देखिए पाषाण काल का मतलब समझते हो दोस्तों, पाषाण यानी पत्थर, यानी कि अधिकांश पत्थरों का प्रयोग किया गया था। तो उसमें हम देख लेते हैं पाषाण काल यानी कि ग्रामीण संस्कृति, अग्नि की खोज, कृषि की शुरुआत, पहिए की खोज और स्थानीय जीवन का आरंभ। यानी कि पाषाण काल में इन इन चीज़ों का खोज हुई है दोस्तों। यानी ग्रामीण संस्कृति है, अग्नि की खोज हुई है, कृषि की शुरुआत हुई है, पहिए का खोज हुआ, स्थानीय जीवन का आरंभ भी इसी पाषाण काल में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर चर्चा करें, वैसे आपने पढ़ा दिया है, सिविलाइजेशन है उसके बारे में। भारत की प्रथम नगरीय क्रांति थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी जो नगर है विकसित नगरों के रूप में जाना जाता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी कि विकसित नगर निर्माण की योजना भी है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता की वो थी दोस्तों मातृ सत्तात्मक थी दोस्तों। यानी कि हमारा जो परिवार था वो मातृ सत्तात्मक था दोस्तों, पितृ सत्तात्मक नहीं था, जिसे मिस्र के अंदर मिला है। ठीक है ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों तीसरा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आपको पता होना चाहिए कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है, यानी कि वर्ण आश्रम, यानी कि 4 प्रकार की जो आश्रम है, यानी कि गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, है ना। और आपका देखो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम वगैरह, ये 4 प्रकार के आश्रमों की भी नींव वहीं से वैदिक काल से हमें जानकारी मिलती है। नारी का समाज में बिल्कुल सम्मान था दोस्तों वैदिक काल में, और वैदिक साहित्य का सृजन भी होता है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम कालक्रम के महाजनपद काल, यानी कि जन से बना जनपद और जनपदों से मिलाकर महाजनपद, यानी कि हम कह सकते हैं 16 महाजनपदों की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे हमने पढ़ा दिया है 16 महाजनपद के बारे में। तो उस युग से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं। तो 16 यानी कि महाजनपद काल में द्वितीय नगरीय क्रांति का युग होता है। लोहे का बिल्कुल प्रयोग होने लगा, सिक्कों का विकास हुआ, और बौद्ध तथा जैन आदि दार्शनिक विचारधाराओं का भी विषय होता है। अब इसी में मगध, जो आपका पता होना चाहिए कि 16 महाजनपद सबसे सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था 16 में से, वो था मगध, जिसका आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो 16 महाजनपद है उनकी जानकारी जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ जिसको हम कह सकते हैं अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड, इससे हमें 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों एक जैन धर्म है, यानी कि जैन धर्म है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र से भी दोस्तों बौद्ध यानी कि 16 जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए मगध साम्राज्य, यानी कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था कौन सा दोस्तों, मगध था दोस्तों। ठीक है, तो मगध के बारे में देखें तो भारत का ये प्रथम साम्राज्य था, और पाटलिपुत्र का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसको अस्तित्व में आता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मौर्य साम्राज्य की चर्चा अगर करें तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के अंदर भारत का प्रथम एवं अंतिम विस्तृत साम्राज्य था दोस्तों मौर्य साम्राज्य। और दोस्तों केंद्रीकृत साम्राज्य, यानी कि केंद्र यानी कि राजा के हाथ में, यानी कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पे थी दोस्तों। सम्राट अशोक की कल्याणकारी शासन के रूप में आविर्भाव होता है दोस्तों, आविर्भाव होता है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि उसने जो सम्राट अशोक को एक नारा दिया था दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद 261 बीसी के बाद में, यानी कि जियो और जीने का नारा दिया था। इसके साथ ही इसके बाद में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त था, सॉरी दोस्तों। हाँ, आप देख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। ठीक है, बृहद्रथ था शायद। ठीक है, तो बताइएगा। इसके बाद में दोस्तों गुप्त साम्राज्य का नींव पड़ती है हमारे भारत में, यानी कि पुष्यगुप्त के द्वारा उसकी मृत्यु यानी उसकी हत्या कर दी जाती है, और भारत में मौर्य साम्राज्य का अंत होता है और गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस गुप्त साम्राज्य में भारतीय इतिहास का ये गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण एज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्थापत्य कला, मूर्ति कला, साहित्य है, इन सभी के अंदर दोस्तों प्रगति हुई, इसलिए इसको गोल्डन एज कहते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको पता होना महान एक कवि था दोस्तों, महान कवि कालिदास का एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में आविर्भाव होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 22 यानी कि सेकंड यानी कि 22वां चैप्टर रहा दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद हम 23वां चैप्टर पढ़ेंगे, और समथिंग ये लास्ट चैप्टर रहेगा अपना इस बुक का।
यानी कि क्लास 6 की एसएसटी की बुक है जो आरबीएससी के पैटर्न पे चलती है दोस्तों। फिर इसके बाद में दोस्तों जो आरबीएससी के अंदर है दोस्तों जो एनसीईआरटी की जो बुक चलती है क्लास 6 की, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर दोस्तों प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।